वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है तलाक। रात 9:30 बजे विवेक ने मान्यता को फ़ोन करके कहा, दीदी, मैं अब अर्चना के साथ नहीं रह सकता। मैंने उसके साथ निभाने की बहुत कोशिश की, परंतु अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे 2-4 दिन में ही तलाक देने की सोच रहा हूँ। परंतु विवेक, अभी 5 दिन बाद ही तो तुम दोनों की शादी की 8वीं सालगिरह है। मुझे अब कुछ नहीं सुनना दीदी, और प्लीज़ आप इस सब के बीच में पड़कर अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है, कहकर विवेक ने फ़ोन रख दिया। मान्यता विवेक से 4 साल बड़ी थी। उसकी शादी 15 साल पहले अनुज के साथ हुई थी। अनुज का लखनऊ में एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कारोबार था। कंप्यूटर डिज़ाइनर की डिग्री होने के कारण मान्यता भी दिन में एक बार 2-3 घंटे अनुज के ऑफिस में जाकर उसका काम देखती थी। वह खुद भी काफ़ी इनोवेटिव आइडिया देती थी, जिससे उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहलाती थी। उनकी एजेंसी में ऐड देना यानी सफलता की गारंटी माना जाता था। अनुज और मान्यता के 2 बेटे थे। अक्षय 8वीं जमात में और अक्षय 5वीं जमात में थे। उनका एक सुखी परिवार था। वे चारों लखनऊ की पॉश कॉलोनी गोमती नगर में बड़े से बंगले में रहा करते थे। विवेक की बात सुनकर मान्यता को रात भर नींद नहीं आई। हालांकि वे विवेक से महज 4 साल ही बड़ी थी, परंतु वह और उसके पति अनुज विवेक और उसकी पत्नी अर्चना को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मान्यता की बात सुनकर अनुज भी काफ़ी दुखी हुए। हालांकि विवेक और अर्चना ने प्रेम विवाह किया था, पर दोनों सजातीय थे और विवेक भी कानपुर में ही सरकारी कंपनी HAL में काम करता था। इसलिए दोनों परिवारों ने हंसी खुशी इस विवाह को मंजूरी दे दी थी। अर्चना भी बहुत समझदार थी। उसने पूरे घर को अपने प्यार से बांध रखा था। वह मान्यता और अनुज की बहुत इज्जत करती थी। बेटे पुष्कर के जन्म के 2 साल बाद से ही अर्चना ने भी एक निजी कॉन्वेंट स्कूल में बतौर शिक्षिका ज्वाइन कर लिया। पिताजी तो अर्चना को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने मृत्यु से पूर्व अपनी वसीयत में अपना पुश्तैनी घर अर्चना के नाम ही कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मान्यता को तो अपनी माँ के जरिए ही उन दोनों के बीच पिछले 6 महीने से जारी खटपट का पता चल रहा था, परंतु इसे पति पत्नी के बीच सामान्य सी बात समझकर मान्यता ने इस बात में ज़्यादा दखल देना उचित नहीं समझा। पर बात इतनी बिगड़ जाएगी कि उन दोनों के तलाक की नौबत आ जाए, सोचकर मान्यता उलझन में थी। पूरा मामला जानने के लिए मान्यता ने सुबह जब माँ को फ़ोन किया तो माँ ने भी विवेक की साइड लेते हुए मान्यता को अर्चना के बारे में बहुत भला बुरा कहा। माँ कह रही थी कि बहुरानी के पर निकल आए हैं। स्कूल से घर आकर सिर्फ मोबाइल फ़ोन और टीवी में लगी रहती हैं। थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद बेटे पुष्कर की पढ़ाई कराने में ही पूरी रात निकाल देती है। उसने अब हम लोगों की तरफ ध्यान देना भी कम कर दिया। इसलिए जब पिछले हफ्ते उसके भाई भाभी यहाँ आए थे तो विवेक ने उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके जाने के बाद से ही बात बिगड़ते बिगड़ते तलाक तक आ पहुँची है। मान्यता ने अपनी माँ से कहा कि वह इस मामले में नहीं पड़ेगी और उसने फ़ोन रख दिया। मान्यता ने सारी बात अनुज से विस्तार से कही, जिस पर कुछ सोचकर उसने मोबाइल पर अर्चना और विवेक को फ़ोन करके कहा कि वह एक नया एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट 2 दिन बाद शुरू कर रहा है, जिसके लिए उसने उन दोनों को आमंत्रित किया है। अर्चना और विवेक ने संकोच के कारण अपने जीजाजी अनुज को औपचारिक रूप से हामी भर दी, पर मन ही मन निश्चित किया कि वे कुछ बहाना बनाकर टाल देंगे। परंतु 2 दिन बाद ही अनुज ने सुबह सुबह उन दोनों को लाने के लिए ड्राइवर के साथ अपनी इनोवा गाड़ी कानपुर भेज दी। अब घर में गाड़ी आने के कारण विवेक ने माँ से आग्रह किया कि वह चली जाए, पर माँ ने साफ मना कर दिया कि वे पुराने ख्यालों की हैं। बेटी दामाद के घर का पानी भी नहीं पी सकती। मजबूरन विवेक और अर्चना ने पुष्कर के साथ 2 दिन का सामान लेकर लखनऊ जाने का फैसला किया। वे दोनों खाली गाड़ी लौटाकर अपने जीजाजी का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। रास्ते में विवेक और अर्चना ने ज़रूरी कार्य के नाम पर अपने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली। चूँकि उन दोनों ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने लखनऊ पहुंचकर घर जाने के पहले ही फल, मिठाइयाँ, पुष्पगुच्छ और उपहार रास्ते में ही ले लिए। दीदी घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि घर में पूजा हो रही थी। जीजाजी और दीदी को प्रणाम कर विवेक अपने भांजे और भांजी से खेलने में व्यस्त हो गया। अर्चना ने विवेक को इशारे से पहले उपहार और पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन करने को कहा। अनुज ने विवेक और अर्चना का जिंदा दिली से स्वागत किया।
विवेक और अर्चना को लगा कि शायद दीदी ने जीजा जी को हमारे तलाक की बात नहीं बताई होगी, इसलिए वे दोनों उस घर में समझदार पति पत्नी का अभिनय करने लगे। लंच करके जीजाजी ने विवेक और अर्चना का सामान एक बेडरूम में शिफ्ट कर दिया। जब अनुज कुछ काम से ऑफिस चले गए तो विवेक और अर्चना को लगा कि शायद अब मान्यता दीदी हमसे हमारे तलाक के मुद्दे पर बात करेंगी, परंतु यह क्या, वह तो अर्चना को साथ लेकर रसोई घर में कुछ काम करते करते बातें कर रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मान्यता दीदी अनु जीजाजी की बुराई कर रही थी। वह बोली, साल भर बाद उनका साला और सलज आए हैं तो क्या छुट्टी लेकर इतना वक्त नहीं दे सकते थे? पर नहीं, उनको घर की तो कोई चिंता ही नहीं है। अर्चना ने कहा, नहीं दीदी, हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी काम हो, देखना वे जल्दी ही घर आ जाएंगे। इसके बाद विवेक, अर्चना और मान्यता बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त हो गए। रोज़ शाम को 7 बजे तक घर आ जाने वाले अनुज का जब रात 8 बजे तक भी कोई फ़ोन न आया तो मान्यता ने अनुज को फ़ोन किया। अनुज ने कहा कि वह बिजनेस मीटिंग में रहेगा, डिनर भी उन्हीं के साथ करेगा, आप लोग खाना खा लो। मान्यता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। काहे की बिजनेस मीटिंग, दोस्तों के साथ पीने बैठ गए होंगे, कोई फिक्र ही नहीं हम सबकी। अब तुम लोगों के साथ समय निकालना था कि दोस्तों के साथ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। किसी तरह अर्चना ने मान्यता को समझाया कि हो सकता है कि कोई मीटिंग हो, फिर हम कोई बाहर के लोग तो हैं नहीं, कल साथ में डिनर कर लेंगे। रात 11:30 बजे जब अनुज घर आए तो मान्यता और अर्चना बच्चों के साथ अपने अपने बेडरूम में सोने चली गई थीं। विवेक ड्राइंग रूम में जीजाजी की प्रतीक्षा कर रहा था। दरवाज़ा खोलते ही विवेक को अनुज के मुंह और कपड़ों से शराब की बदबू आई। अनुज बड़बड़ा रहा था, तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई दरवाज़ा खोलने? मेरी कोई कद्र नहीं करती, मैं तलाक दे दूंगा उसे। कहते कहते विवेक की मदद से गिरते पड़ते अनुज अपने बेडरूम पहुंचा। विवेक को अनुज जीजाजी का यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। अपने कमरे में आकर विवेक ने देखा कि अर्चना अभी सोई नहीं थी। उसने उसे इशारे से कहा कि जीजाजी ड्रिंक करके आए हैं। यह देख अर्चना बुरी तरह सहम गई। उसने भय के मारे विवेक के हाथ मजबूती से पकड़ लिए थे। भले ही अर्चना और विवेक के संबंध खराब चल रहे थे, परंतु विवेक ने कभी इस तरह शराब पीकर अर्चना के बारे में कोई गाली गलौज नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह जब विवेक और अर्चना चाय पीने के लिए डाइनिंग रूम गए तो देखा कि अनु जीजाजी और मान्यता दीदी में जोर जोर से बहस चल रही थी। मान्यता दीदी अनु जीजाजी को कल के व्यवहार पर बोली तो वे भड़क उठे थे। अनु जीजाजी गुस्से में बिना खाए पिए ही ऑफिस निकल गए। किसी तरह टेंशन के बीच उन लोगों ने दोपहर का लंच किया। मान्यता दीदी अभी भी दुखी होने के कारण बेडरूम में सो रही थी, इसलिए अर्चना ने ही उसके दोनों बच्चों अक्षर और अक्षया को शाम को स्नैक्स आदि कराया। उस भरपूरे घर का माहौल पूर्णतः बोझिल हो रहा था। आज गुस्से में तो न मान्यता दीदी ने जीजाजी को फ़ोन किया कि कब तक आ रहे हो, और न ही जीजाजी का कोई फ़ोन आया। रात 10:30 बजे तक जब जीजाजी नहीं आए तो उन चारों ने बच्चों के साथ मिलकर डिनर किया। जीजाजी के इस तरह समय पर ना आने से मान्यता दीदी बहुत आहत हुई थी। वह रह रहकर बोल रही थी कि इस तरह सहन करने से अच्छा है कि मैं अनुज को तलाक देकर वापस कानपुर चली आऊँ। उनकी बात सुनकर विवेक और भी सहम गया था। विवेक के सहमे हुए चेहरे को देखकर मान्यता फीकी सी हंसी देकर बोली, घबराने की ज़रूरत नहीं भाई, मैं वहाँ तुम पर बोझ नहीं रहूँगी। विवेक रुआंसा होते हुए बोला, नहीं दीदी, आप तो मेरे साथ सारी ज़िंदगी रह सकती हो, बस ये भांजे और भांजी बिना जीजाजी के कैसे रहेंगे, सोचकर दुखी हो रहा था। अर्चना ने बीच में टोक कर कहा, दीदी, हफ्ते 15 दिन के लिए मायके जाना अलग बात होती है, और तलाक लेकर तो एक दिन भी नहीं गुजर सकता। लोगों की सवालिया निगाहें आपको बहुत परेशान करेंगी। मेरे हिसाब से एक बार हम सब मिलकर जीजाजी को समझाते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें तलाक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मान्यता दीदी ने पूछा, अरे तुम दोनों भी तो वैसे ही कम परेशान हो गया, और मैं वहाँ आकर क्या करूँगी? अच्छा, तुम दोनों की ऐसी क्या वजह थी कि तुम दोनों तलाक लेना चाहते हो? अर्चना ने कहा, आप दोनों के बीच पड़ी इतनी दूरियों को देखकर तो लगता है कि हमारे बीच ऐसी कोई बड़ी वजह ही नहीं थी जिसके आधार पर हम तलाक लेने की बात कर रहे थे। बस शायद ये मुझे टाइम नहीं दे पा रहे और ना मैं इन्हें, इसलिए थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया था। मैं विवेक और माँ से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ। विवेक ने भी कहा, मुझे भी तुम्हारे भैया भाभी को वक्त देना था। आज 2 दिन में मुझे समझ आ गया कि उन दोनों को कितना बुरा लगा होगा। अब आगे से मुझसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। विवेक ने आगे कहा, हमने सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी ली थी, कल हमें सुबह जल्दी ही कानपुर निकलना होगा। हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। उन दोनों को जीजाजी की प्रतीक्षा करते करते रात 11:45 हो चुके थे। विवेक को डर था
कि शायद आज भी अनु जीजाजी इसी प्रकार कल की तरह शराब पीकर आएंगे और अर्चना व बच्चों के सामने बखेड़ा न खड़ा कर दें। इसलिए विवेक जल्दी ही उन सबको बेडरूम में जाने का आग्रह कर रहा था। अभी वे लोग अपने बेडरूम पहुंचे ही थे कि तभी डोरबेल बजती है। किसी अनहोनी की आशंका से विवेक ने मान्यता दीदी और उनके बच्चों को भी उनके बेडरूम में सोने के लिए भेज दिया। विवेक ने सोच रखा था कि यदि आज भी अनु जीजाजी कल की तरह शराब पीकर आए और कोई तमाशा किया तो मैं उन्हें बोल देगा कि आप मान्यता दीदी को अकेला मत समझना, मैं कल ही उनको अपने साथ कानपुर ले जा रहा हूँ। विवेक धड़कते दिल से दरवाज़ा खोलता है। वह देखता है कि अनु जीजाजी एक हाथ में केक बॉक्स और एक हाथ में पुष्प गुच्छ लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं, जैसे कोई बात ही न हुई हो। अनु जीजाजी ने विवेक को कहा कि वह अर्चना को लेकर आए और स्वयं मान्यता को आवाज़ देने लगे। विवेक जब तक अर्चना को लेकर ड्राइंग रूम में आता है, मान्यता भी वहाँ आ जाती है और केक ओपन करके विवेक और अर्चना को केक काटने को बोलती है। तुम दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत शुभाशीर्वाद। अनुज भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को पुष्पगुच्छ और साथ लाए उपहार देकर कहते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम दोनों ने तलाक लेने जैसा निकृष्ट विचार त्याग दिया है। हर पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों बाद छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है, उनको भी दिनचर्या की बातों में ही भूल जाना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन मान्यता को बहुत प्यार करता हूँ और उसे कोई तलाक नहीं दे रहा हूँ, कहकर वे हंसने लगे। मान्यता भी विवेक के ठगे से चेहरे को देखकर जोर से हंस पड़ी और बोली, यदि मैं तुम दोनों को बातों से समझाने की कोशिश करती तो शायद तुम दोनों मेरे सामने हाँ करते, परंतु तुम दोनों के बीच मन का दुराव कभी दूर नहीं होता। इसलिए हम दोनों ने ये सब प्लानिंग करके तुम दोनों को उस माहौल में विचार करने के लिए छोड़ दिया। मुझे खुशी है कि तुम और अर्चना दोनों ने समझदारी से काम लिया। अब वादा करो कि तुम दोनों के बीच यदि झगड़ा हो तो उसे आपसी समझदारी से दूर करोगे। अर्चना और विवेक आत्मग्लानि से सर झुकाकर खड़े थे। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तभी अनुज ने कहा कि विवेक, तुम्हें समझाने के चक्कर में अब दोबारा उस देशी दारू की दुकान नहीं जाने वाला मैं। जीजाजी की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस दिए। आखिर किसी भी शादीशुदा ज़िंदगी पटरी पर लाने के लिए उन दोनों का अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के पटरी से उतरने का अभिनय करना काम कर गया था। दूसरे दिन उसी इनोवा से विवेक और अर्चना बेटे पुष्कर के साथ कानपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते पर गिरता पानी उन दोनों के दिलों में जमी गर्द धो रहा था। अर्चना विवेक के कंधे पर सिर रखकर बेफिक्री से सो रही थी। उसकी आंखों की कोर से बहती अश्रुधारा बता रही थी कि अब उसके मन में कोई क्लेश शेष नहीं है।